बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स संगर मां तवाजो मेज़बान जमशेद अहमद। नाज़रीन, अॼु जे प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि कंदासीं पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 जे हवाले सां, जंहिंजा दिलचस्प मुक़ाबला हिन वक़्तु जारी आहिनि लाहौर ऐं मुल्तान जे स्टेडियम्स में। ऐं हुते टे मैचूं हिन वक़्त ताईं थी चुकियूं आहिनि। टिनि मैचुनि में पहिरीं मैच जेका थी उहा दिफ़ाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स जो मुक़ाबलो थियो इस्लामाबाद यूनाइटेड सां, जिते इस्लामाबाद यूनाइटेड लाहौर कलंदर्स खे ज़बरदस्त मुक़ाबले खां पोइ 8 विकेटुनि तां शिकस्त ॾिनी। सलमान अली आगा ऐं शादाब खान जी तमामु ज़बरदस्त पार्टनरशिप जंहिंखां पोइ 8 विकेटुनि तां हू शिकस्त ॾियण में कामयाबु थिया लाहौर कलंदर्स खे। ॿी मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स कामयाबु थी ऐं टी मैच जेका हुई हुन में मुल्तान सुल्तान कराची किंग्स खे शिकस्त ॾिनी। ऐं अॼु लाहौर कलंदर्स ऐं कोयटा ग्लैडिएटर्स जूं टीमूं आम्हूं साम्हूं थींदियूं लाहौर जे कज़ाफ़ी स्टेडियम में। पाण ओवरऑल पाकिस्तान सुपर लीग ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं हुन ते ॻाल्हि ॿोल करण लाइ असांखे हिन वक़्तु स्टूडियो में जॉइन कयो आहे स्पोर्ट्स एनालिस्ट आहिनि फरहान फरीद साहब। फरहान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जिन्होंने असांखे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया हुआ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहिनि मुनीरुल हक साहब। मुनीर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। फरहान साहब की खिदमत में मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मुनीर भाई ठीक हैं? फरहान साहब, शुरुआत आपसे करेंगे और वन बाय वन जितने मैचेस हुए उनसे हम शुरू करें। अगर पहला मैच देखें तो उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स की टीमें आमने सामने हुई और फिर वन साइडेड मैच हमें नजर आया जिसमें तकरीबन 200 रन थे। उसके बावजूद भी 8 विकेटों से शिकस्त हुई है लाहौर को। कैसे देख रहे हैं इस मैच को आप? जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया जमशेद, आपने एक दफ़ा फिर यहाँ पर मधु किया। देखिए, पहला मैच था लाहौर के होम ग्राउंड पे, पहली दफ़ा ओपनिंग सेरेमनी थी और लाहौर अपने ओपनिंग ग्राउंड में खेला था। लेकिन लाहौर की बॉलिंग में एक सबसे बड़ी चीज़ जो मिसिंग कर रहे थे वो राशिद खान की। वो राशिद खान ऐसे बॉलर के मिडिल में आके वो ना सिर्फ वो रन को रोकते थे बल्कि विकेट भी निकालते थे। तो वो फैक्टर, वो उनकी कमी मेरे ख्याल से कोई भी नहीं पूरी कर सकता और वो उनको बहुत ज़्यादा इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब एक मौके पे जब उन्होंने स्कोर इतना अच्छा कर लिया था तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ यही था कि आपने सिर्फ रन रोकने हैं। लेकिन पावर प्ले में जिस तरह की उनकी बॉलिंग हुई, सबसे पहले तो जब साउथ अफ्रीका के सुपरस्टार डेवसन ने डेब्यू किया वहां से और उनकी बैटिंग काफी और मुस्तकिम हो गई और उन्होंने पहले ही मैच में जो परफॉर्म किया, जो स्ट्राइक रखा, उसके बाद फिर शादाब ने आके जिस तरह टारगेट चेस किया, लीडिंग टू फ्रंट आए, वन डाउन बैटिंग करने के लिए आए और उसके बाद फिर सलमान अली आगा जिस तरह सिंध प्रीमियर लीग में उनकी फॉर्म चल रही थी उसको कंटिन्यू किया। तो सलमान अली आगा ने, दोनों ने इस तरह बैटिंग की कि पार्टनरशिप भी मेंटेन रखी, रन रेट को भी रखा और बहुत ही आसानी के साथ जो है वो लाहौर की बॉलिंग को खेला। और लाहौर के बॉलर कहीं पर भी ऐसा नजर नहीं आया कि कहीं भी उन्होंने किसी बैट्समैन को परेशान किया हो। इस तरह बहुत ही सुकून के साथ टारगेट चेस कर लिया। और शादाब की ये खासियत है कि अगर वो ऊपर बैटिंग करने आते हैं तो हमेशा जो है टीम का साथ देते हैं, परफॉर्म करते हैं। इससे पहले अगर देखा जाए तो 8 दफा लाहौर की टीम जीती थी और 9 दफा इस्लामाबाद की टीम जीती थी। लेकिन उसमें से भी तकरीबन 7 दफा चेस किया था इस्लामाबाद की टीम। तो इस्लामाबाद की टीम चेस करने में बहुत अच्छी है क्योंकि उनके नीचे जो है अभी आजम खान भी हैं जो कि अगर 10 का रन रेट भी आ जाए तो चेस कर लेते हैं। अब तो हैदर अली भी आ गए नीचे। हैदर अली भी है, मतलब उनकी टीम में पावर जो हिटर है वो काफी अच्छी तादाद में T20 के जो स्पेशलिस्ट कहलाए जाते हैं। तो इस्लामाबाद की टीम थोड़ी सी जो है वो बेहतर थी लाहौर की निस्बत अगर देखा जाए तो। मुनीर साहब की तरफ चलेंगे। मुनीर साहब, क्या कहेंगे शादाब खान की परफॉर्मेंस के हवाले से? अगर हम बात करें, शादाब खान इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान टीम में कमबैक करें और कमबैक के लिए उन्होंने पहले मैच में परफॉर्म किया ना सिर्फ अपनी बैटिंग से बल्कि उन्होंने बॉलिंग भी तमाम जबरदस्त करवाई, जहां पर उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 24 रन दिए और एक विकेट भी हासिल की। तो कैसे देख रहे हैं शादाब खान के लिए कमबैक करना कितना मुश्किल है या फिर आसान है? क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया जमशेद। देखिए, जो शादाब खान है, नो डाउट उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, खुद भी खेली और जिस तरह इनके साथ पार्टनरशिप भी सलमान अली आगा ने, उसको भी जरूर हमें बताना चाहिए। सलमान अली आगा की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। शादाब को जरूर 2 मौके मिले ऐसे जिसमें वो आउट हो सकते थे, लेकिन उनके कैचेस ड्रॉप में ओवरऑल कारकर्दगी शादाब की बहुत अच्छी रही। जो वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में उसके बाद तो ये लग रहा था कि शादाब की कारकर्दगी बहुत खराब हो गई है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब मैं देख रहा हूँ कि जब PSL आता है तो एक डिफरेंट रूप में नजर आते हैं। तो पहले मैच में देखा वो बहुत अच्छा खेले, बॉलिंग बैटिंग दोनों बहुत शानदार रही, तो उस पर उनकी तारीफ करना तो बनती है। अच्छा फरहान साहब, पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर का मसला है, अगर देखें जिस तरीके से सलमान अली आगा खेले हैं पहले मैच में, तो जब पाकिस्तान टीम में ये प्लेयर्स होते हैं तो मिडिल ऑर्डर में इस तरीके से नहीं खेलते जैसे खुल के खेल रहे थे। लाहौर के खिलाफ लाहौर की बॉलिंग अगर देख लें उसमें हारिस रऊफ भी है, जमान खान भी है, शाहीन शाह अफरीदी हैं, तो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है। उसके अगेंस्ट भी वो जिस तरीके से खेल रहे थे लग नहीं रहा था कि वो कोई प्रेशर ले रहे हैं। तो पाकिस्तान टीम में हमें नंबर 4 नंबर 5 पे इस तरीके का बल्लेबाज चाहिए और देखते हैं कि सलमान अली आगा क्या मुसलसल कंटिन्यूस परफॉर्मेंस दे सकते हैं इस तरीके की। जी जमशेद, बिल्कुल आपने सही जानिब इशारा किया। हमने देखा था कि टेस्ट टीम में भी जब सलमान अली अगर बैटिंग करने आते थे तो टीम जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना होता था, वहां पर जाके वो पार्टनरशिप देते थे। और यहाँ पर हमने देखा कि पाकिस्तान टीम में खासतौर पर T20 की टीम में ओपनरों की भंगार
एक तादाद है। अगर हम देखें नीचे मिडिल ऑर्डर में जो बैटिंग करने आ रहे हैं वो भी ओपनर ही हैं, फकर जमान भी ओपनर हैं, अब्दुल्ला शफीक भी अच्छा, ओपनर है। न्यूजीलैंड में हमने देखा साहिबजादा फरहान नंबर 7 या 8 पे बैटिंग करने आया था। जी, सारे हम ओपनरों को टीम में खिला रहे हैं, उन्हीं को हम मिडिल ऑर्डर पे खिला रहे हैं जो जेन्युइन मिडिल ऑर्डर है। आपने देखा कि सलमान अली आगा में वो सलाहियत है कि वो सिंध प्रीमियर लीग में भी हमने देखा, खैर सिंध प्रीमियर लीग तो एक छोटा इवेंट था, लेकिन पीएसएल में भी हमने देखा कि वो इंटरनेशनल लेवल के जो बॉलर थे उनको जिस तरह खेल लेते हैं और जिस तरह उन्होंने स्ट्राइक रेट को मेंटेन रखा, और वो जेन्युइन बैटर हैं जो कि मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं। और उनके साथ साथ जो है वो आजम खान भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो मिडिल ऑर्डर में तेज खेल सकते हैं, मतलब टारगेट जहां पर चेस करना हो, रन रेट बढ़ा हुआ हो। तो शादाब खान भी एक मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान के लिए जो खेलते आ रहे हैं, लेकिन सलमान अली आगा एक ऐसी चॉइस है जो मैं कहता हूं कि T20 वर्ल्ड कप में अभी से ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए हमें। अच्छा मुनीर साहब, हम देख रहे हैं पाकिस्तान टीम, जैसे फरहान साहब ने बात की, पाकिस्तान टीम के जो ओपनर्स हैं, हम स्क्वाड जब सिलेक्ट होता है, खासतौर पर अगर हम बात करें न्यूजीलैंड में जब स्क्वाड सिलेक्ट हुआ तो 5-6 ओपनर्स वहां पर रखे गए थे। तो कितने ओपनर्स हमें सिलेक्ट करने चाहिए और जो प्रॉपर मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स हैं उनको मिडिल ऑर्डर में चांस देना चाहिए? ये नहीं देखना चाहिए कि ओपनर्स ने रन्स किए हुए हैं तो फिर तो सऊद शकील भी ओपनर एज ए ओपनर खेल रहे हैं, अब वो भी रन्स कर रहे हैं, फिर साहिबजादा फरहान है वो भी रन्स कर रहे हैं, तो तमाम के तमाम प्लेयर्स को हम नहीं स्क्वाड में रख सकते। तो कौन से ऐसे 3-4 हैं जिनको हम प्रॉपर एज ए ओपनर ही रखें, बाकी मिडिल ऑर्डर में हमें मिडिल ऑर्डर के प्लेयर ही तलाश करने चाहिए? देखिए, पहले तो हमें ये देखना होगा कि T20 में आप पुराना वाला कॉम्बिनेशन चलाना चाहते हैं बाबर और रिजवान का, या आपने जैसे यहाँ पे न्यूजीलैंड में चेंज करके देखा था। अगर न्यूजीलैंड में जैसे आपने चेंज करके देखा तो अब भी फखर और साइम अयूब मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं कि इनके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। और अगर रिजवान और बाबर से ओपन कराना है तो फिर तो बात वहां पे खत्म हो जाती है, फिर तो आप 1 डाउन में खिलाएं फखर को और साइम अयूब खेलेंगे नहीं खेलेंगे। अभी फरहान जैसे बात कर रहे थे ना कि सारे ओपनर्स आ रहे हैं, मसला ये है कि T20 क्रिकेट इतनी मकबूल हो गई है कि शुरू के जो प्लेयर्स होते हैं ना वही अच्छे खासे रन कर देते हैं, तो मिडिल ऑर्डर को मौका नहीं मिलता। अब कहीं भी अगर दुनिया भर में देखोगे तो टॉप बैटर सामने आ रहे हैं, कुछ विकेट कीपर सामने आ रहे हैं, फास्ट बॉलर सामने आ रहे हैं। जो खास नजर आ रहा है ना, जो नजर नहीं आ रहे वो मिडिल ऑर्डर के और स्पिनर्स में थोड़ा सा हमें कमी नजर आ रही है। उतना तेजी से आ नहीं रहे जितने टॉप ऑर्डर बैट्समैन नजर आ रहे हैं या बॉलर नजर आ रहे हैं, फास्ट बॉलर। तो ये एक चीज सबके साथ है। अब पाकिस्तान ने क्या किया था इस दफा के, जब न्यूजीलैंड हम गए थे तो हमने 2 खिलाड़ियों पर बड़ा भरोसा किया था, इफ्तिखार अहमद और आजम खान पर, कि इनको मिडिल ऑर्डर में रखेंगे, ये तेज भी खेलते हैं और उनके पास सारी चीजें भी हैं और ये कर भी सकते हैं। तो वो वजह को देखते हुए जो है वो, लेकिन इत्तेफाक ये है कि आजम खान को 3 मैचेस दिए गए, वो नहीं चले। इफ्तिखार अहमद पूरी सीरीज में आउट ऑफ टच नजर आए, तो उसकी वजह से ये जो हमारा मिडिल ऑर्डर का मामला था ये वहां पे फंस गया है। अभी भी आपके पास मिडिल ऑर्डर में आप कहीं भी नजर दौड़ाएंगे तो आपको ऐसे प्लेयर मिलेंगे नहीं कि जिनको आप कह सकें ये गेम चेंजर के तौर पर हम इनको ले सकते हैं कि 4 ओवर्स में खेल का नक्शा बदलते हैं। आजम खान में सलाहियत जरूर है, लेकिन 7-8 मैचेस वो T20 इंटरनेशनल खेल चुके हैं, परफॉर्म नहीं कर पाए। ऑल्दो IL इंटरनेशनल लीग में उन्होंने 18 गेंदों पर 50 कर दी थी, फास्टेस्ट 50, लेकिन कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। इफ्तिखार अहमद भी, वहाब रियाज को हमने देखा था, उन्होंने 6 छक्के लगा दिए थे और उनमें सलाहियत है, लेकिन उनमें भी इंटरनेशनल लेवल पर वो चीज नजर नहीं आई। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा इशू नजर आ रहा है। आपके पास टॉप बैटर्स ही है, उन्हीं में से किसी को आपको मिडिल ऑर्डर में खिलाना पड़ेगा, किसी को लेट ऑर्डर में खिलाना पड़ेगा, अगर वो अच्छी फॉर्म में आपको नजर आते हैं तो। लेकिन सर, आपने में समझते हैं कि हमें एक प्रॉपर मिडिल ऑर्डर के लिए प्लेयर्स तैयार करने पड़ेंगे? क्योंकि अगर हम ऑस्ट्रेलिया की मिसाल लें तो वहां पर टिम डेविड हैं, ग्लेन मैक्सवेल हैं, जब भी उनका टॉप ऑर्डर फ्लॉप होगा हमें यकीन है कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक ऐसा प्लेयर होगा जो मैच फिनिश करके आएगा। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि जैसे आपने कहा कि ओपनर्स को मिडिल ऑर्डर में लाएं, तो फिर तो मसला वहीं के वहीं रहेगा, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस होगा वो ओपनिंग में खेलने का होगा और मिडिल ऑर्डर में जब वो आएंगे तो फंस जाएंगे। लेकिन जब मैक्सवेल और टिम डेविड की मिसाल देखें तो फिर वो जो है मिडिल ऑर्डर में ही खेलते हैं और वहां पर परफॉर्म करते हैं। नहीं, देखो, ऑस्ट्रेलिया से तो अभी कंपैरिजन हमारा नहीं बनता, इसलिए कि जाहिर है उनके पास जैसा आप नाम लेते हैं मैक्सवेल जैसा खिलाड़ी, तो दुनिया में ऐसे खिलाड़ी शादो नादरी बहुत कम देखने को मिलते हैं। 5 उनकी T20 इंटरनेशनल सेंचुरीज हैं। टिम डेविड भी जारहाना अंदाज से बैटिंग करते हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि आपके पास इफ्तिखार अहमद, आजम खान या एक आध कोई और प्लेयर हार्डली जो मिडिल ऑर्डर पे जिन पे आप रिलाई कर सकते हैं, बाकी सारे टॉप बैटर हैं। अब वो उनमें इससे पहले क्या हो रहा था, शादाब, नवाज, इन्हीं पे हम चल रहे थे, वो कभी कोई बॉलिंग में चल जाए, कभी दोनों में फेल हो जाए, कभी दोनों में नहीं चलते थे। तो ये आपकी बात सही है,
लेकिन अभी तक हम पिछले 10 साल में एक जेन्युइन ऑलराउंडर ही नहीं ढूंढ सके। अब्दुल रज़ाक के जाने के बाद जो हमें जरूरत है किसी ऑलराउंडर की, वो हमें नहीं मिल रहा है, तो फिर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन तो उसके बाद की बात आती है। इसी तरह जिस तरह से टीमें चल रही हैं, जिस तरह डोमेस्टिक मुकाबले हो रहे हैं, इसी में से हमें कोई टैलेंट निकलेगा जो नजर आएगा तो फिर हम उसको खिलाएंगे। फिलहाल आपको इन्हीं पे भरोसा करना पड़ेगा और इन्हीं के साथ जाना पड़ेगा। आपको ये देखना है कि शुरू के 4-5 बैट्समैन आपके पास बाबर, फकर और रिजवान के अलावा बाकी 3 कौन हैं जो इस शुरू के 6 खिलाड़ियों में एडजस्ट होते हैं या 5 में एडजस्ट होते हैं, ताकि फिर आपके पास आजम खान को आप लें या नहीं लें, इफ्तिखार को आप लें या नहीं लें, मजबूरी होगी तो आपको लेना पड़ेगा। शादाब अगर जिस तरह फॉर्म दिखा रहे, अगर चलते रहे तो इनकी भी वापसी हो सकती है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। अभी एक मैच हुआ है, कंसिस्टेंसी देखनी पड़ेगी कि मैचेस में कैसी परफॉर्मेंस इनकी है। एक मैच में बाद खिलाड़ी सेंचुरी कर देते हैं, उसके बाद लगातार नाकाम हो जाते हैं, ये चीज नहीं है। अभी इट्स टू अर्ली टू से कि क्या होगा, लेकिन ये बात जरूर है कि मिडिल ऑर्डर में अभी आपके पास नहीं है, आपको तलाश करना पड़ेंगे, आपको लाना पड़ेगा, उसको निखारना पड़ेगा, एनसीए में लेके जाना पड़ेगा, वहां ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ये सारी चीजें करने की जरूरत है। नहीं तो ये डिपार्टमेंट अब आपका लैग करता हुआ नजर आ रहा है मिडिल ऑर्डर का। फरहान साहब, अगर वापस हम आ जाए लाहौर कलंदर्स की जो पहले मैच की परफॉर्मेंस थी उस पर, तो लाहौर के पास जैसे मैंने पहले बात की हारिस रऊफ है, अब वो पाकिस्तान के लिए भी खेलते हैं, उनका काफ़ी इंटरनेशनल तजुर्बा भी है T20 खेलने का। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी भी है, तो ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा है उस तरीके से जिस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए था। ऊपर से राशिद खान इनकी टीम में अब नहीं है, तो कितनी मुश्किल हो सकती है इनको एज अ बॉलिंग यूनिट। देखिए, लाहौर कलंदर का हमेशा से ये मसला रहा है कि उनके हारिस रऊफ जो हैं वो विकेट टेकर के तौर पर खेलते हैं। अब जिस तरह मैं आपको मिसाल देता हूं कि हमने खुशदिल शाह को, हैदर अली को, या फिर हमने इफ्तिखार को, आसिफ अली को हमने ज़ाया कर दिया, ख़राब कर दिया, ये कहकर कि ये हमारे 15 या 20 बॉलों के खिलाड़ी हैं, ये आएंगे और मैच का नक्शा चेंज कर देंगे, ये 10 गेंदें खेलेंगे और मैच को इधर से उधर कर देंगे। एक आध मैच में उन्होंने किया, लेकिन ये कहते हैं कि हर दिन संडे नहीं होता और हर मैच में एक ही दफा सिचुएशन बार बार रिपीट नहीं होती और हर खिलाड़ी एक ही दफा बार बार परफॉर्म नहीं करता। तो आपने यही कह के हारिस रऊफ को ये कह गया कि तुम्हें जितने रन देने दो, तुमने 4 विकेटें निकालनी है, 3 विकेटें निकालनी है। अब हारिस रऊफ को आप देखिए हर मैचों में 30 से 40 रन, 60 रन नहीं, अब पहले मैच में उन्होंने 3 ओवर किए, 38 रन दे दिए। और हमने इनको वर्ल्ड कप में देखा था 50 ओवर के, वहां तो वो 70 से कम रन ही नहीं दे रहे थे, 80 90 रन दे रहे थे। मतलब वो बिग बैश में जाते हैं तो विकेट निकाल देते हैं, PSL में आते तो कभी विकेट निकाल देते हैं, लेकिन इंटरनेशनल मैचों में इस तरह का परफॉर्म कर रहे हैं वो बिल्कुल आगे चलेगा नहीं। अब हमारे पास लाहौर कलंदर के पास भी जमान खान जैसे बॉलर हैं जो कि रन भी कम देते हैं और मुश्किल टाइम पे बॉल करने आते हैं। जब आपने देखा होगा कि आखिरी ओवर करने का टाइम आता है तो हारिस रऊफ की चॉइस नहीं होती है, उनको पता है कि हारिस रऊफ जो है वो एक ऐसा बॉलर है 10 रन तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, 10-12 रन ऐसे दे देता है। जमान खान जो है वो मतलब उनके पास यॉर्कर भी अच्छी हैं और उन असाब पे भी काबू रखते हैं, मुश्किल वक्त में जब देखते हैं कहाँ गेंदें करनी है और एग्जिट भी सही करते हैं। मतलब ऐसा बॉलर लाहौर कलंदर के पास है। लाहौर कलंदर के पास जो है वो पाकिस्तान की पूरी बॉलिंग लाइन मौजूद है जो कि इंटरनेशनल T20 में खेलती है, तो उनको तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज था। और कप्तान भी पाकिस्तान का अब लाहौर कलंदर का कप्तान है जो टीम को चला रहा है। तो लाहौर के पास सिर्फ और सिर्फ इस वक्त राशिद खान की इस वक्त कमी है जिसकी वजह से वो लैग कर रहे हैं। और अभी जिस तरह बात की मुनीर भाई ने कि हम जो है वो अब हमें नजर ये रखनी चाहिए कि T20 वर्ल्ड कप हमारा बहुत करीब है, हमें T20 वर्ल्ड कप के लिए एक अच्छा स्पिनर्स चाहिए। हमने जो वर्ल्ड कप के अंदर भी लैग किया था और हमने पिछली सीरीज में भी लैग किया, पिछली वर्ल्ड कप T20 में भी कहा, क्योंकि हमारे नवाज और शादाब बिल्कुल नहीं चल रहे। बड़े मैचों में जब आता है तो ये विकेट नहीं निकालते बल्कि रन ज्यादा देते हैं। कोई ऐसा क्वालिटी स्पिनर देखना पड़ेगा और मिडिल ऑर्डर में हमें 1 या 2 ऐसे बैटर देखने पड़ेंगे जो कि लॉन्ग वे पे चल सके। मतलब सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि 10 या 12 गेंदों का छाप लगा के आ जाए, जैसे इफ्तिखार को आप छाप लगा दिए कि इनको 1 डाउन 2 डाउन या 3 डाउन में अगर आपके शुरू के 6 ओवर में 3 आउट हो जाए तो फिर भी इफ्तिखार को नहीं बेचते कि नहीं ये मौका इफ्तिखार का नहीं है। अच्छा, वापस आ जाते हैं। दूसरा जो मैच है उस पर मुनीर साहब, कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी जो दूसरा मैच खेला गया उसमें हमने देखा कि कप्तान चेंज किया कोयटा ने और जो रिजल्ट है उनके हक में आया। और एक फर्स्ट टाइम हमने देखा कि सऊद शकील एज अ ओपनर खेल रहे हैं और तमाम ज़बरदस्त खेला उन्होंने। जिस तरीके से जेसन रॉय खेल रहे थे उसी तरीके से हमें सऊद शकील खेलते हुए नजर आ रहे थे। तो कैसे देख रहे हैं आप, कप्तान चेंज हुआ, रिजल्ट चेंज हुआ और फिर सरफराज का जो रोल है उसके हवाले से ओवरऑल क्या कहेंगे कोयटा की परफॉर्मेंस के हवाले से? देखिए, एक चीज तो मानने की है कि जो सरफराज को कप्तानी से हटाया है, अब एक मैच जरूर जीते हैं रायली रोसो एज ए कैप्टन, लेकिन सरफराज की जिस तरह कप्तानी से अचानक से 2 दिन पहले हटा देना कि जब तकरीबन रुनुमाई ट्रॉफी की हो रही है तो उस वक्त कप्तान आपको नजर आ रहे हैं सरफराज अहमद, लेकिन बाद में उनको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर हटा दिया गया है, जो एक अच्छी मिसाल तो नहीं है। क्योंकि नदीम उमर साहब जो फ्रेंचाइज के ओनर हैं, जिंदगी भर हमने उनको यही कहते सुना है
कि जी ये जब तक खेलेंगे कोयटा ग्लेडिएटर के खेलेंगे, जब तक ये कप्तान रहना चाहते हैं रहे, लेकिन अचानक से शेन वॉटसन के आने के बाद कुछ चीजें चेंज हुई हैं। बहरहाल ये एक तरफ रखते हैं। कोयटा की टीम जो है वो मुझे बहुत अच्छी टीम नजर आ रही है अभी तक, चूंकि सिर्फ 3 ही मैचेस हुए, तो इन 3 मैचेस की अगर हम बात करें तो कोयटा की टीम मुझे बहुत अच्छी नजर आ रही है, बैलेंस टीम नजर आ रही है, बॉलिंग बैटिंग दोनों उनकी बहुत अच्छी नजर आ रही है। आपने बात की सऊद शकील की, सऊद शकील का पता नहीं आपको याद है नहीं याद है, ये जब भी पीएसएल में स्क्वाड में थे इनको कभी नहीं खिलाया गया। पिछले साल जब पीएसएल खत्म हुआ था तो इन्होंने ट्वीट किया था 33 फॉर निल, यानी 33 मैचेस में इनको बिठाया गया और एक मैच नहीं खिलाया गया। 34वें मैच में जैसे ही इनको मौका मिला, इनको वाइस कैप्टन बनाया गया, इन्होंने खुद को प्रमोट किया एज एन ओपनर और बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है, उसमें कोई शक नहीं। 47 गेंदों पर 74 रन बनाए और उन्होंने छक्के भी 4 लगा दिए। नॉर्मली सऊद शकील जो है इस तरह के प्लेयर है नहीं कि इतने चौके छक्के लगाने वाले, लेकिन हमें डिफरेंट रूप में नजर आए हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज है खुद सऊद शकील के लिए भी, कोयटा के लिए भी, और कोयटा की टीम जैसा मैंने आपको बताया मुझे बहुत। लेकिन बात यह है कि सिर्फ एक मैच पे नहीं, एक मैच में सऊद शकील अच्छा कर गए, सऊद शकील को कंसिस्टेंसी दिखानी होगी, क्योंकि बिल्कुल फरहान ने सही कहा कि वहां पर 4 महीने हैं हार्डली वर्ल्ड कप के लिए, तो आपको कोई ऐसे नए प्लेयर को तो पता नहीं आप ग्रूम कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। इन्हीं में से प्लेयर जो नौजवान के पास टैलेंट है, सऊद शकील है, साइम अयूब है, या एक दो आपके पास बॉलर हमें नजर आए, उनसे ही आपको उन्हीं पर फोकस करना होगा। तो सऊद शकील ने बहुत अच्छा खेला, और सऊद शकील के अलावा इनके जो जेसन रॉय हैं वो भी, चूंकि पिछले दिनों फॉर्म में नजर नहीं आ रहे थे ये, तो इनकी फॉर्म को लेकर थोड़ी परेशानी थी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग कर दी। और इब्तदाई देखे ना 150 प्लस की पार्टनरशिप थी, नॉर्मली नजर नहीं आती। बाद में पेशावर दलमी जो है वो चीज नजर नहीं आ रही है पेशावर दलमी में कि जो चीज हम दें। और कप्तान बाबर आजम ने 3000 रन भी मुकम्मल कर दिए, 30वीं 50 प्लस भी उन्होंने बना दिए, सब कुछ कर दिया। पीएसएल के पहले खिलाड़ी बन गए 3000 रन बनाने वाले। इस वक्त इंटरनेशनल रैंकिंग में तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट में टॉप 5 पे हमें नजर आते हैं। वनडे में पहले, T20 में चौथे, टेस्ट में 5वें, सब कुछ ठीक है, लेकिन इतने कमजोर फिनिशर है ना बाबर आजम, इसको लेके बहुत मसला हो जाएगा कैप्टन का, क्योंकि बाबर आजम वही कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं जो पहले माजी में हमने देखा था कि हमारे जो कप्तान थे टेस्ट टीम के और वनडे के, मिसबाहुल हक, वो क्या करते थे कि उनके भी हर मैच में 50-60 रन होते थे वनडे में और टीम हार जाती थी। वो भी फिनिशर बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन बाबर तो बिल्कुल कमजोर फिनिशर अपने आप को साबित कर रहे हैं। जिस वक्त वो खेल रहे थे मैच इस पोजीशन में था कि इनको फिनिश करना चाहिए था, लेकिन एक बार फिर इनसे फिनिश नहीं हो सका, उनके आउट होते ही दिखते हैं, फिर लाइन तक गई और टीम 15-16 रन के मार्जिन से हार गई। तो ये चीजें अभी पेशावर को देखनी होंगी भाई, कि खाली बाबर आजम पे भरोसा ना करें, बल्कि उनको देखेंगे किस तरह टीमें जीतेंगी तो पॉइंट्स बनेंगे, आप प्ले ऑफ की तरफ जाएंगे, अदरवाइज तो नहीं हो पाएगा। फरहान साहब, नो डाउट कोयटा ने अच्छी बैटिंग की, लेकिन अगर बॉलिंग की बात की जाए तो वहां पर मोहम्मद आमिर जैसे एक्सपीरियंस बॉलर आए और उन्होंने जो जिस तरीके से गेंदें की, उन्होंने एक विकेट हासिल किया, लेकिन जो इकोनॉमिकल बॉलिंग उन्होंने की, उसके अलावा अबरार अहमद ने 2 विकेट ली। अबरार अहमद इस्लामाबाद यूनाइटेड से वो शिफ्ट हुए हैं, तो उनका इस टीम में आना, और फिर जैसे आपने कहा कि एक स्पिनर की भी तलाश है, तो अच्छे स्पिनर भी साबित हुए पहले मैच में। अब देखते हैं वो कंसिस्टेंसी कितनी है उनके अंदर, लेकिन जो परफॉर्मेंस दी है अबरार ने और फिर उसके अलावा मोहम्मद आमिर ने, तो इनकी बॉलिंग भी अब बेहतरीन हमें नजर आती हो। जी बिल्कुल, लेकिन एक चीज देखी गई है कोयटा के अंदर कि कोयटा पहले भी जब मैच जीतते आई है, लास्ट 2 ईयर्स से कोयटा की परफॉर्मेंस बहुत ही खराब जा रही है। और कोयटा जो मैच जीती है उनमें से तकरीबन 60% 50% वन मैन शो से जीती है, किसी ने स्कोर कर दिया। तो एक दफा तो 2 दफा में कहते यही जैसन रॉय इन्होंने सेंचुरी बनाई थी, एक दफा 89 बनाए थे, एक बार मार्टिन गप्टिल ने जितवा दिया था। मतलब ये वन मैन शो से जीतते आ रहे हैं, लेकिन अब तक टीम वर्क अब पता चलेगा कि टीम किस तरह खेलेगी। आमिर ने टीम वर्क नजर आया कल के मैच में, तो नजर आया, कल बिल्कुल नजर आया। अब देखते हैं कि कितनी कंसिस्टेंसी रहती है। और आमिर ने मतलब सिर्फ 29 रन देके विकेट भी हासिल की, और अबरार ने भी अपने आप को प्रूव किया। तो ये चीज देखनी होगी कि आगे कोयटा की टीम किस तरह इसको प्रूव करती है। जिस तरह हमने देखा है कि इस्लामाबाद की टीम में जो है वो एक या 2 लड़कों पर रिलाई नहीं करते, उनकी टीम आखिर तक जो है वो नीचे नंबर तक जो है उनके ऐसे बैट्समैन होते हैं, वो किसी वक्त भी कोई भी फिनिश कर सकता है। जहां बाबर की बात की देखें, बाबर आजम जो है वो परफॉर्मर जो है बड़ा अच्छा है, रन भी बड़े अच्छे कर रहे होते हैं, लेकिन जो चीज वो लैग कर रहे हैं वो मुसलसल तकरीबन 3 साल से उसी चीज को लैग किए जा रहे हैं। मतलब उनके अंदर एक क्वालिटी तो है कि वो दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं, लेकिन उनके अंदर फिनिशिंग वाली टच नजर नहीं आ रहा। तो ये चीज तो बहुत ज्यादा मतलब तशवीशनाक है कि इतना बड़ा खिलाड़ी, हमने देखा था सचिन तेंदुलकर भी बहुत बड़ा खिलाड़ी था, लेकिन उनके पर भी यही चीज होती थी, वो फिनिश नहीं कर पाते थे।
और ब्रायन लारा जिस तरह के प्लेयर थे वो फिनिश करते हैं, तो बाबर आजम को इस चीज पे जरूर गौर करना चाहिए, क्योंकि ये चीज उनके कैरियर के लिए खतरनाक हो सकती है। अच्छा, बॉलिंग की अगर बात करें पेशावर ज़ल्मी की जो बॉलिंग है मुनीर साहब, तो सलमान इरशाद ने 3 विकेटें हासिल की। सलमान इरशाद के हवाले से स्पेशली क्या कहेंगे, और उसके अलावा जो हमारे दूसरे बॉलर्स हैं पेशावर ज़ल्मी के लिए खेल रहे हैं, पाकिस्तान टीम में भी खेले हैं, आमिर जमाल 2 ओवर में 29 रन दे दिए, कोई लाइन लेंथ नजर नहीं आ रही थी हमें। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, फिर मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है इन प्लेयर्स के अंदर, क्या कहेंगे? देखो, टेस्ट में तो अच्छी परफॉर्मेंस थी आमिर जमाल की ऑस्ट्रेलिया में, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब न्यूजीलैंड आए तो वहां से हमने उनकी देखी थी कि कारकर्दगी थोड़ी सी डिटोरिएट हो रही थी, जवाल की तरफ जा रहे थे। कल भी आपने बिल्कुल सही कहा कि आमिर जमाल वो आमिर जमाल नजर नहीं आ रहे जो हमने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में देखा था। हमें तो लग रहा था कि वहां की दरियाफ्त है और ये पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन न्यूजीलैंड में बाद में इनको ड्रॉप किया गया। और कल के मैच में आपने बिल्कुल सही कहा कि वो चीज नहीं थी, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में। और बॉलिंग में तो 2 ओवर में 29 रन थी, उससे आप अंदाजा लगा लें कि इनको कितना मसला हो सकता है। तो आमिर जमाल का तो बिल्कुल आपने सही कहा। बाकी जो इनके अगर बॉलर की हम बात करें तो इनका पास मुझे टैलेंट तो नजर आया है 6 फीट 8 इंच तवील कामत मोहम्मद जीशान में, लेकिन चूंकि पहला मैच खेल रहे हैं, अभी यंग है, इनके ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए। अगर इनकी जितनी लाइन और लेंथ है, जितनी मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल यंग है, पैशनेट है, तो इनको थोड़ा सा देखना होगा। पाकिस्तान के लिए अच्छा फ्यूचर साबित हो सकते हैं। सलमान इरशाद को 3 विकेटें मिली, इकोनॉमी भी उनकी इतनी बुरी नहीं रही, 10 से कम थी, तो यकीनी तौर से इनकी तारीफ तो आपको करना बनती है। तो बॉलिंग गुजारे वाली है, कोई इतनी अच्छी बॉलिंग मुझे नजर नहीं आई पेशावर ज़ल्मी की जिसपे हम कोई फोकस कर सके। सर देखें ना, उनके पास ऑप्शन ही नहीं था, उन्होंने साइम अयूब से 3 ओवर करवा दिए। अब ये देखें, अब अंदाजा लगाएं, और 1 ओवर में तो उनको मेरे ख्याल 6 ओवर भी लगा दिए थे शायद सऊद शकील ने, 2 या कुछ इस तरह से मुझे नजर आ रहा था। तो साइम अयूब से कराना पड़ा, तो ये तो चीज सही नहीं है ना। पेशावर ज़ल्मी की टीम सबसे ज्यादा वक्त अगर किसी टीम को हो गया है PSL जीते हुए तो पेशावर ज़ल्मी की टीम है। 2017 में उसने जीता था, उसके बाद से वो जीत नहीं सकी। इस्लामाबाद 2016 2018 में जीते हैं, ये 17 में जीते थे। तो इनको सोचना चाहिए कि इतना पैसा खर्च करते हैं, इनके जो ओनर हैं वो भी बहुत पैशनेट नजर आते हैं, लोकल टैलेंट हंट तलाश करते हैं जिस तरह लाहौर वाले करते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर टीम में बॉलिंग का ये रहेगा स्टार्टिंग में तो फिर तो ये किसी तौर से सही चीज नहीं लग रही है। सर उन्होंने एक अच्छा बॉलर पिक किया था, लेकिन एंड टाइम पे उन्होंने कहा कि मैं नहीं आ रहा पाकिस्तान, लुंगी नगीडी नहीं, वो आ नहीं रहे। देखो, एक बात हमें माननी पड़ेगी, कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो IPL की वजह से भी PSL नहीं खेल रहे हैं। ये बड़ी हमारे लिए अफसोसनाक बात जरूर है, लेकिन राशिद खान भी फिट हो सकते हैं, वो भी IPL पे फोकस रखे हुए। रीस टोपली नजर नहीं आ रहे हैं, वो भी IPL पे नजर रखे हुए। लुंगी एनगिडी भी IPL पे नजर रखे हुए। तो ये जो चीज हुई है ना, ये पैसों का बहुत बड़ा फर्क है जिसकी वजह से ये चीजें हुई हैं। लुंगी एनगिडी अच्छे बॉलर है, जाहिर है यहाँ आते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस तो अच्छे फास्ट बॉलर माने जाते हैं और मुस्तकिल हिस्सा है साउथ अफ्रीका की टीम का। अच्छा, अगर कल का जो आखिरी मैच हुआ कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स, उस पे कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान, उस पे हम आएंगे। फरहान साहब, कराची किंग्स में हम एक प्लेयर देख रहे हैं किरण पोलार्ड, जो IPL से रिटायर हो चुके हैं, वहां पे एज अ कोच वो अब जो है जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में अब भी वो एज अ प्लेयर ही खेल रहे हैं। तो अब तक हमने जो है ना उन्हीं पुराने शहरों पर वो फोकस किया हुआ है। जी बिल्कुल, कराची के लिए तो बड़ी है। इससे पहले एक छोटी सी बात कहूंगा कि सऊद शकील के बारे में, कि सऊद शकील जैसे मुनीर भाई ने कहा कि 34 मैचों तक वो बाहर बैठे रहे, 33 मैचों तक वो बाहर बैठे रहे, 34वां मैच खेल के प्रूफ बताया। तो इससे पहले मैंने आजम खान जो क्वेटा गुलेटर के मैनेजर में है और नदी उमर साहब का भी सुना कि कराची के साथ काफी ज्यादती होती है, कराची के परफॉर्मर को ज्यादा चांस नहीं दिया जाता। तो जब कराची का परफॉर्मर जो है आपकी टीम में खेला और आप उसको चांस नहीं दे रहे हो, फिर आप दूसरों से ये कर रहे हो, तो ये भी एक सोचने की और समझने की बात। टीम कॉम्बिनेशन की वजह से हो सकता है जो देखिए 33 मैचों में ऐसा नहीं हो कहीं में आपको मौका नहीं मिला हो कॉम्बिनेशन नहीं बनाने का, 33 मैच तक वो बाहर बैठा रहा, तो ये भी एक सोचने का मौका है। एज ओपनर अगर वो इतना अच्छा खेल सकते हैं तो लास्ट ईयर उनकी ओपनिंग बार बार फ्लॉप हो रही थी, तो वो ट्राई कर सकते थे। बिल्कुल, कई मौके ऐसे आए थे। बहरहाल कराची की टीम ने बात की, लेकिन उन्होंने ख्वाजा नाफे को चांस दिया, उमर बिन यूसुफ। देखिए ख्वाजा नाफे बड़ा अच्छा यंग टैलेंट है, लेकिन ख्वाजा नाफे भी ओपनर ही खिलाड़ी है या वन डाउन खेलने वाला खिलाड़ी है, उसको भी 7वें नंबर पे भेजा। खैर यंग खिलाड़ी के साथ तो खैर ऐसा होता है कि उन्हें परफॉर्म करना होता है, फिर वो उनकी जगह बनती है, वो आते हैं, लेकिन नो डाउट जी पोलार्ड कराची की टीम हमेशा जो है ना, अब आप देखें कराची की देखें, वहां पर शर्जील को उन्होंने बाहर किया, आमिर चले गए दूसरी टीम में, इमाद दूसरी टीम में चले गए, लेकिन परफॉर्मेंस जो थी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कराची से, वही परफॉर्मेंस उन्होंने मायूस नहीं किया। परफॉर्मेंस वही थी वो जो हर साल देते हैं। देखिए कराची की टीम की परफॉर्मेंस जो है ना बस से बदतर ही हो रही है। मतलब पहले 2 साल पहले वो एक मैच जीते थे,
फिर 2 साल के बाद वो 2 मैच जीत गए। इस दफा मेरा ख्याल से उन्होंने टारगेट रखा हुआ है 3 मैच जीतने का। मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब उन्होंने जो है अपने टारगेट को बेहतर करने के लिए तरफ जा रहे हैं। 1 मैच जीते, 2 मैच जीते, वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चला रहे हैं। अब आप अनवर अली को टीम में ले रहे हैं, अब पॉलार्ड को टीम में ले रहे हैं, मतलब आपकी सोच समझ में नहीं आ रही है किस सोच से आप पीएसएल के अंदर जा रहे हैं। आपके जो अच्छे शर्जील जो आपका जानाना मिजाज खिलाड़ी था, आपने उसको 2-3 मैचों के बाद दूसरे पीएसएल में मौका ही नहीं दिया, खेलने के चांस ही नहीं दिया। अब वो यहाँ से चला गया, अहमद वसीम यहाँ से चला गया जो आपका बैट कप्तान था और बेहतरीन परफॉर्मर था। शोएब मलिक की भी उम्र आपके सामने है और शर्जील की भी मोहम्मद आमिर भी जो है, मतलब आप मुझे कराची का समझ में नहीं आ रहा कराची ये लोग करना क्या है। सबसे महंगी टीम जो है वो बिकी थी कराची की टीम, और मतलब वसीम अकरम जो है उनके हेड उसमें थे, डी जॉन्स की जमाने में टीम जीती थी। सलमान इकबाल साहब क्या कर रहे हैं, मतलब एक कराची वाले, क्योंकि हम कराची वाले हैं और हम कराची को अपनी टीम समझ के खेलते हैं, देखते हैं। कोयटा को भी अच्छा, अपनी टीम समझते हैं। मुनीर साहब की तरफ चलेंगे। मुनीर साहब, पहले तो 2 जो मैचेस हुए उनमें एक मैच हमने देखा 8 विकेटों से कामयाबी, फिर दूसरे मैच में 15 रन से शिकस्त, और कराची को 55 रन से शिकस्त हुई है। कैसे देख रहे हैं? मार्जिन, बड़े मार्जिन से शिकस्त हो रही है। जी मुनीर साहब। मार्जिन से फतह कहलाती है। हम कोशिश करेंगे मुनीर साहब से दोबारा रब्ता हो। सर क्या कहेंगे, यही जो सवाल मैंने मुनीर साहब से किया है। देखिए कराची की टीम जो है ना अपना एक बेहतरीन कम्बिनेशन नहीं बना पा रही है। या देखिए सबसे पहले जो होता है वो ड्राफ्टिंग के अंदर टीम बनाई जाती है। आपकी जो थिंक टैंक होते हैं वो बैठते हैं, वो सोचते हैं पहले से, ये आपकी जो पता होता है आपकी कौन सी बोली है, आपने कहाँ कौन सा खिलाड़ी पिक करना है, आपकी कहाँ पर कमजोरी है, कौन सा खिलाड़ी को आपने रिलीज करना है, छोड़ना है, और कौन सा खिलाड़ी नहीं छोड़ना। मतलब आप, मैंने ये देखा कि आप अच्छे खिलाड़ी जो है वो छोड़ लें, और जब आपकी पिक करने की बारी आती है, करने की जो सलाहियत है उस पे आप कह रहे हैं कि जिस सवालिया निशान है कि आपकी जो थिंक टैंक है वो क्या कर रहे हैं। सबसे अच्छी जो पिक करने की मेरे हिसाब से इस वक्त है वो है मुल्तान सुल्तान के पास। रिजा हेंड्रिक्स को लेके आए, वो डेविड मलान को लेके आए जो परफॉर्मर, डेविड विल्ली को लेके आते हैं जो उनको विकेट्स लेके देखते हैं। अगर डोमेस्टिक में देखा जाए तो मोहम्मद अली को वो लेके आए, उन्होंने 3 विकेट। मोहम्मद अली की तो बहुत तारीफ बनती है जो उन्होंने कल गेंदें की हैं, जिस तरह वो गेंदें कर रहे थे। तो जो पिक की आपने बात की, तो जब पिक की बात आए तो फिर मुल्तान उस्मान जावेद को लेके आए थे जिन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी बना दी थी पीएसएल के अंदर। वो कोयटा से थे, कोयटा में उनको छोड़ दिया था। मतलब कोयटा ने 4-5 ऐसे खिलाड़ी छोड़े और फिर उसके बाद साइम अयूब चले गए, आजम खान चले गए, उस्मान जावेद चले गए। मतलब ये वो परफॉर्मर थे कि जो दूसरी टीमों में जाके परफॉर्म कर रहे थे। तो कोयटा की भी सलाहियत दो मुझे नजर नहीं आई पिक करने में और लूजिंग करने में, और कराची की भी मतलब या तो कोई अंदर कोई मसला है, इनको पिक नहीं किया जा रहा, या जो अंदर बैठे हैं उन्हें इजाजत नहीं होती। सर बस टाइम खत्म होने वाला है, आखिरी कमेंट में चाहूंगा आपसे आज के मैच के हवाले से, जिसमें लाहौर कलंदर्स और कोयटा गिलक्रिस्ट की टीम आमने सामने, कैसे देख रहे हैं इस मैच को आगे? मेरे ख्याल से कि कोयटा की टीम अगर सेकंड बैटिंग करेगी तो इन्हें ज्यादा एडवांटेज है टारगेट चेस करने का, क्योंकि उनके पास राशिद खान नहीं है। तो जिस तरह की फॉर्म चल रही है और जिस तरह की कॉम्बिनेशन बनाए, तो मैं समझ रहा हूँ कि कोयटा की टीम जो है वो लिटिल बिट 60% चांस है और 40% लाहौर का। बहुत शुक्रिया फरहान फरीद साहब, बहुत शुक्रिया मंडोलक साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन इन सां असांजे प्रोग्राम में स्पोर्ट्स बॉक्स वक्त पंहिंजे पुॼण ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।